मैं डॉक्टर अरविंद कुमार पांडे, श्री विश्वनाथ पीजी कॉलेज कलान सुल्तानपुर, बीए सेकेंड ईयर भारत भूगोल द्वितीय प्रश्न पत्र में आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम आप लोगों को पहले ये बताएंगे कि भूगोल क्या है। भूगोल देखिए, भूगोल शब्द को यूनानी भूगोलवेत्ता इराटोस्थनीज ने इनका कार्यकाल है 276 ईसा पूर्व से लेकर के 196 ईसा पूर्व तक। इन्होंने ही सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का नामकरण रखा था। ज्योग्राफी अर्थात ज्यो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। ज्यो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ है वर्णन करना। ग्राफी का अर्थ है वर्णन करना। ग्राफी का अर्थ है वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है। अब देखिए, सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का नामकरण यूनानी भूगोलवेत्ता इराटोस्थनीज ने रखा। अब यूनानी भूगोलवेत्ता ही एक है हिकेटियस का कार्यकाल है 500 ईसा पूर्व। हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी। हिकेटियस यूनानी भूगोलवेत्ता है। हिकेटियस का कार्यकाल है 500 ईसा पूर्व। यूनानी भूगोलवेत्ता हिकेटियस ने की दो सर्वोत्कृष्ट पुस्तक है। पहली पुस्तक है जस पीरियोडस। दूसरी पुस्तक इनकी है जेनेवोलॉजी। तो जस पीरियोडस में हिकेटियस ने पृथ्वी के भौतिक दशाओं का सर्वप्रथम वर्णन किया और जेनेवोलॉजी नामक पुस्तक में भौगोलिक जानकारियां नहीं मिलती है, इसमें नायक और नायिकाओं का वर्णन मिलता है। तो इसलिए सर्वप्रथम जस पीरियोडस जो पुस्तक इनकी थी, इसी पुस्तक में इन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वी के भौतिक दशाओं का वर्णन किया है। इसी कारण हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। अब आप देखेंगे इसके बाद इराटोस्थनीज ने जो सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का नामकरण रखा था, उन्होंने जो है भूगोल में एक वैज्ञानिकता की नींव रही। अर्थात भूगोल में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अक्षांश और देशांतर रेखाओं को निरूपित करने का श्रेय सर्वप्रथम इराटोस्थनीज को है। इराटोस्थनीज ने भूगोल में एक वैज्ञानिकता की नींव रखी। अर्थात भूगोल की जो आधारशिला है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं को निरूपित करने का श्रेय जो है वो इराटोस्थनीज को दिया जाता है। इसी कारण इनको वैज्ञानिक भूगोल का जनक कहा जाता है, अर्थात व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। इसी कारण इन्हें वैज्ञानिक भूगोल का जनक कहा जाता है। वैज्ञानिक भूगोल का जनक भी कहा जाता है या व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। ये परीक्षाओं पूछा जाता है कि वैज्ञानिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इराटोस्थनीज को कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इराटोस्थनीज को कहा जाता है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। तो ये चीजें आप कंफर्म कर लीजिए, पहले जान लीजिएगा। अब आपको हम बता दें भूगोल की
सबसे सर्वोत्कृष्ट परिभाषा अमेरिकन भूगोलवेत्ता रिचर्ड हार्टशोर्न ने दिया है। रिचर्ड हार्टशोर्न, अमेरिकन भूगोलवेत्ता, अमेरिकन भूगोलवेत्ता रिचर्ड हार्टशोर्न ने अपनी सर्वोत्कृष्ट पुस्तक, अमेरिकन भूगोलवेत्ता रिचर्ड हार्टशोर्न की सर्वोत्कृष्ट पुस्तक सन 1939 ईस्वी में नेचर ऑफ ज्योग्राफी, जिसे हम भूगोल की प्रकृति कहते हैं, हिंदी में इसको भूगोल की प्रकृति कहा जाता है। इसी पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि भूगोल भूतल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाई जाने वाली विविधताओं का यथार्थ, क्रमबद्ध, युक्तिसंगत वर्णन तथा व्याख्या करता है। अर्थात इससे अच्छी परिभाषा अभी तक नहीं लिखी गई है। इसे भूगोल की, इस परिभाषा को भूगोल की गीता के नाम से भी जाना जाता है। अब इस परिभाषा को हम व्याख्या कर रहे हैं। देखिए, भूगोल भूतल पर, भू मतलब पृथ्वी, तल मतलब पृथ्वी के धरातल पर, जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो पृथ्वी पर तमाम प्रकार की धरातलीय विषमताएं, उच्चावच, एक स्थान दूसरे स्थान जाते हैं, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं नदी है, कहीं झील है। इसी प्रकार से तमाम प्रकार की विविधताएं देखने को मिलती हैं, चाहे वो जलवायु विविधता हो, चाहे मिट्टी की विविधताएं हो, चाहे वो प्राकृतिक वनस्पतियों की विविधताएं हो, चाहे बोलचाल भाषा हो, रहन सहन, खान पान, रीत रिवाज। अर्थात इस परिभाषा की जितनी ही व्याख्या की जाएगी उतनी ही कम है। इसी कारण अमेरिकन भूगोलवेत्ता रिचर्ड हार्टशोर्न की सर्वोत्कृष्ट परिभाषाएं मानी गई है। इससे अच्छी परिभाषा अभी तक नहीं लिखी गई है। इसी कारण इसे भूगोल की गीता के नाम से जाना जाता है। अब हम आपको बताएंगे भूगोल की दो शाखाएं होती हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अब आप देखिए, यह आपका भूगोल था। भूगोल की दो शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। मानव भूगोल। अब भौतिक भूगोल 100 ईसा पूर्व भौतिक भूगोल का वास्तविक विकास हो चुका था। अर्थात 100 ईसा पूर्व भौतिक भूगोल का वास्तविक विकास हो चुका था। यूनानी भूगोलवेत्ता पोसीडोनियस की सर्वोत्कृष्ट पुस्तक है द ओशियन ज्योग्राफी। द ओशियन इनकी सर्वोत्कृष्ट पुस्तक है। इस पुस्तक में उन्होंने पृथ्वी की भौतिक दशाओं के बारे में वर्णन किया है और इसी पुस्तक में भौतिक दशाओं का वर्णन किया है। उन्होंने ही यह सर्वप्रथम बताया कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ही, पोसीडोनियस ही पहला ही भूगोलवेत्ता था जिसने यह सर्वप्रथम बताया कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ही समुद्र में उच्च ज्वार आते हैं। अब आप देखिए, इसी कारण इन्हें भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। पोसीडोनियस को भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। अब आप देखेंगे, ये तो आपका भौतिक भूगोल हो गया। अब आधुनिक भौतिक भूगोल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जर्मन भूगोलवेत्ता ऑस्कर फेस्चल। जर्मन भूगोलवेत्ता ऑस्कर फेस्चल। जर्मन भूगोलवेत्ता
ऑस्कर पेस्टल, ऑस्कर पेस्टल, ऑस्कर पेस्टल को आधुनिक भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। आधुनिक भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। अब आप देख लीजिए, यह तो आपका भौतिक भूगोल हो गया। अब देखेंगे मानव भूगोल। मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है? मानव भूगोल के जन्मदाता जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजल। फ्रेडरिक रेटजल, जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजल। जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजल की सर्वोत्कृष्ट पुस्तक यंथ्रोपोजियोग्राफी, यंथ्रोपोजियोग्राफी फी का दूसरा खंड सन 1891 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसी पुस्तक में उन्होंने सर्वप्रथम लिखा कि मानव और प्रकृति में एक इंटर रिलेशनशिप पाया जाता है जिसे हम कभी भी अलग नहीं कर सकते। इसी में इस पुस्तक में उन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा व्यक्त की है कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित होते हैं जो भौतिक दशाओं का योग होता है। अर्थात मानव जो कुछ भी देखता है, चाहे वो जैविक हो या अजैविक हो, चाहे जड़ हो या चेतन हो या मूर्त तत्व हो या अमूर्त तत्व हो, सब में पर्यावरण अंतर निहित है। उसको हम पर्यावरण से कभी भी अलग नहीं कर सकते। इन्होंने सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक मंच पर जब यह परिभाषा को रखा और इस परिभाषा की व्याख्या की, और इसी पुस्तक में उन्होंने मानव भूगोल को एक अलग शाखा के रूप में प्रतिपादित कर दिया। इसी कारण इन्हें मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। रेटजल को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। अब हम आपको बताएंगे भारत भूगोल, भारत का भूगोल। अब आपका जो है इस क्रम से आप याद रखिएगा। अब आपको भारत भूगोल, पूरे विश्व में जितने कंट्री हैं सभी देशों का अपना एक अलग अलग भूगोल होता है, उसकी भौगोलिक जानकारियों का अध्ययन करते हैं। तो वैसे भारत एक देश है, उस भारत देश का अध्ययन हम भौगोलिक अध्ययन करने जा रहे हैं। भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। अब ये आपका भारत का भूगोल हो गया। अब देखिए, प्राचीन ग्रंथ या प्राचीन संस्कृति के अनुसार, उसमें विष्णु पुराण के अनुसार भारत का भूगोल जो है, इसका नाम कैसे पड़ा, ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्राचीन संस्कृत के अनुसार या विष्णु पुराण के अनुसार पृथ्वी के उस भूभाग का जो उत्तर में हेमकूट, हिमाद्री, हिमवान अर्थात वर्तमान में उसे हिमालय पर्वत कहते हैं, दक्षिण में सेतुबंध जिसे वर्तमान में हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है। तो विष्णु पुराण के अनुसार भारतीय संतति अर्थात सम्राट चक्रवर्ती भरत के संतति, भरत के परिवार भारत में निवास करते हैं, अर्थात भारतवर्ष कहा गया। जहां सम्राट चक्रवर्ती भरत के वंशज रहते हों उसे जो है भारत के नाम से या भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। अब आपको हम बताएंगे इसी तरह से वैदिक काल में, क्या वैदिक काल में आर्यों ने उत्तर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी को, भारत में उत्तर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी अर्थात
तिब्बत के मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकल करके बहती थी और जम्मू कश्मीर राज्य पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिर जाती थी। तो उस नदी को जो है वैदिक काल में आर्यों ने, जो उत्तर पश्चिम की ओर नदी बहती थी, उस नदी को इन्होंने सर्वप्रथम सिंधु नदी कहा। क्या नाम कहा? सिंधु नदी। सिंधु नदी, सिंधु नदी कहा। अब इसी सिंधु नदी को ईरानियों ने, सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा। क्या कहा? ईरानियों ने, ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी, हिंदू नदी अर्थात सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी अर्थात हिंदू नदी, सिंधु नदी के उस पार के विस्तृत भूभाग को हिंदुस्तान कहा गया। अब ईरानियों ने भारत का नाम जो था उसको हिंदुस्तान के नाम से पुकारा। किस नाम से पुकारा? सिंधु नदी को उन्होंने हिंदू नदी कहा और हिंदू नदी के उस पार के विस्तृत भूभाग को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। फिर आगे चल करके यूनानियों ने सिंधु नदी को, यूनानियों ने सिंधु नदी को, सिंधु नदी को इंडोस, सिंधु नदी को इंडोस, 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 इंडोस कहा। अब किसने कहा था? या यूनानियों ने, यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडोस कहा और रोमवासियों ने सिंधु नदी को इंडस कहा। क्या कहा? सिंधु नदी को इंडस, सिंधु नदी को इंडस कहा, इंडस। अब दोनों देखिए, यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडोस कहा और रोमवासियों ने सिंधु नदी को इंडस कहा। दोनों से मिल करके इस देश का नाम इंडिया पड़ गया, जिसे हम इंडिया के नाम से जानते हैं। तो यह संस्कृत में इसमें छिपी हुई है। भारतीय संस्कृत के अनुसार जो है, और भी जो ईरान प्राचीन कालीन भूगोलवेत्ता थे, इनका नामकरण रखा है। पहले अब आप समझ लीजिए, भारतवर्ष कहा गया, हिंदुस्तान कहा गया और इसे इंडिया कहा गया। अब कैसे भारतवर्ष नाम पड़ा इसका, कैसे हिंदुस्तान पड़ा और कैसे इसे इंडिया नाम पड़ा, यह हम आपको बता दिए। अब आपको हम ले चल रहे हैं, भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। वह भूभाग या वह भूखंड जो तीन तरफ जल से घिरा हो, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। चलिए देखिए, हम आपको मैप के माध्यम से बता रहे हैं कि कहाँ इसे प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है। देखिए, आपको हम पहुंचा दे, 2 मिनट में आपको पूरे भारत का भौगोलिक भ्रमण हम करा दे रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, यह आपका है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। यह आपका है खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। यह आपका है अरब सागर, अरब सागर। यहां आपका क्या है? मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। यहां आपका क्या है? हिंद महासागर, हिंद महासागर। यहां आपका क्या है? पाक खाड़ी। ये क्या है? पाक खाड़ी। ये आपका क्या है? श्रीलंका। अब ये आपका क्या है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ये आपका देखिए बांग्लादेश, बांग्लादेश। ये अब आप देखेंगे, इसी को हम प्रायद्वीप कहते हैं। भारत एक प्रायद्वीपीय देश है जो कि
भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में मन्नार की खाड़ी एवं हिंद महासागर है। इसी कारण इसे जो है प्रायद्वीप कहा जाता है। अब देखिए भारत को, यह भारतीय उपमहाद्वीप का एक भाग है। भारतीय उपमहाद्वीप में 3 देश आते हैं। कौन कौन? पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश। ये भारतीय उपमहाद्वीप ब्रिटेन के शासनकाल में इसे भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से भी जाना जाता था। तो यह सपोज कर लिए भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे समृद्धशाली राष्ट्र जो है वह आपका भारत है। अब इसके पड़ोसी देश को भी पहुंचा दें आपको। देखिए यह आप थार के मरुस्थल पहुंच गए, फिर यहाँ आपको जम्मू कश्मीर ले जा रहे हैं। ये आप सिक्किम पहुंच गए, यहाँ भूटान होते हुए यह अरुणाचल प्रदेश, फिर आप यहाँ पहुंच गए। अब देखिए पड़ोसी देशों को नामकरण कर दे रहे हैं। यहाँ पर आपका क्या है? म्यांमार, म्यांमार। ये आपका क्या है? चीन। यहाँ आपका क्या है? भूटान। ये आपका क्या है? नेपाल। चीन यहाँ है, यहाँ भी फैला हुआ है। इधर क्या है आपका? पाकिस्तान। यहाँ आपका क्या है? अफगानिस्तान। पाक अधिकृत में है अफगानिस्तान। ये हो गया आपका। ये भारत के पड़ोसी देश हो गए। देखिए पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। तो भारत का यह वर्तमान स्थिति है। भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब आप देखेंगे भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसे हम त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत को 2 भूभागों में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, या उष्णकटिबंधीय भारत या शीतोष्णकटिबंधीय भारत। तो जलवायु के दृष्टिकोण से देखेंगे तो उष्णकटिबंधीय भारत और शीतोष्णकटिबंधीय भारत। और वैसे अगर देखेंगे बीचों बीच के दृष्टिकोण से तो भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तब भी उसको उत्तरी भारत और दक्षिण भारत नाम जानते हैं। तो इस तरह से अब हम आपको बताएंगे भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का सर्वप्रथम मानचित्र कब और किसने बनाया? भारत का सर्वप्रथम मानचित्र डी.एन.ए. विले ने सन 1752 ईस्वी में, सन 1752 ईस्वी में बनाया था। तो भारत का सर्वप्रथम मानचित्र जो वर्तमान में मानचित्र आप देखते हैं, उस मानचित्र को बनाने का श्रेय जो है डी.एन.ए. विले ने बनाया था सन 1752 ईस्वी में। अब भारत की यह स्थिति है। अब भारत में कुल कितनी यह स्थिति हो गई? भारत की अक्षांशीय स्थिति और देशांतरी स्थिति। भारत की अक्षांशीय स्थिति जो है लैटिट्यूड, अक्षांशीय स्थिति, भारत की अक्षांशीय स्थिति 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। भारत की देशांतरी स्थिति क्या है? देशांतरी स्थिति, भारत की देशांतरी स्थिति 68 अंश 7 मिनट, 68 अंश
7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। ये भारत की अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति हो गई। भारत के बीचों बीच से एक मानक देशांतर रेखा होकर गुजरती है। वह मानक देशांतर रेखा मतलब जो पूरे विश्व में सभी देश का अपना एक मानक देशांतर रेखा होता है, जो कि उस देश का घड़ी का मिलान किया जाता है। तो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा भारत के बीचों बीच होकर के गुजरती है। तो एक 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा, ये मानक देशांतर 82.5 अंश पूर्वी मानक देशांतर रेखा है। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो यह जो है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब आप देख लीजिए, यह तो भारत की अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति हो गई। भारत के उत्तर दक्षिण की लंबाई, भारत के उत्तर दक्षिण की लंबाई 3200, भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है। भारत की कुल भूस्थलीय सीमा की लंबाई, भारत की कुल भूस्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर। भारत की कुल समुद्र तटीय सीमा की लंबाई, भारत की समुद्र तटीय सीमा की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। 7,000 भारत की कुल समुद्र तटीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। अर्थात भारत की भूस्थलीय सीमा की लंबाई, भारत की समुद्र तटीय सीमा की लंबाई, यह आपको हम बता दिए। अब भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो यह जो है भारत की उत्तर दक्षिण की लंबाई, भारत के पूर्व पश्चिम की लंबाई, भारत की भूस्थलीय सीमा की लंबाई और भारत की कुल भूस्थलीय सीमा की लंबाई, समुद्र तटीय सीमा की लंबाई और भारत का कुल क्षेत्रफल हो गया। अब भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का, भारत के का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल में कितना परसेंटेज है? 2.4% स्थान रखता है। तो इस तरह से यह आपका भारत की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन थी, यह हम आपको बता दिए। अब आप देख लीजिए भारत में कुल कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित राज्य हैं, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित राज्य हैं।
अब भारत में कुल कितने इस समय राज्य हैं? 28। वर्तमान समय मतलब आज वर्तमान समय में 21/8/2020 में भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित राज्य हैं। 8 केंद्र शासित राज्य। अब हम आपको बता दें, पहले देखिए सभी राज्य हैं, केंद्र शासित राज्य और राज्य। तो इस तरह से हम आपको भारत में जो केंद्र शासित राज्य हैं पहले उस पर चर्चा करेंगे। हम 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा समाप्त करके उसे 2 केंद्र शासित राज्यों में बांट दिया गया। तो वहीं शुरू करते हैं। जैसे देखिए केंद्र शासित राज्य, केंद्र शासित राज्यों के नाम एवं राजधानी अब केंद्र शासित राज्य में जैसे देखिए आप आपका राज्य है और वो राजधानी है। तो इधर जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लद्दाख, प्रस्तावित है लेह इसकी राजधानी। अभी वर्तमान समय में श्रीनगर ही कार्य कर रहा है। चंडीगढ़, चंडीगढ़ राजधानी चंडीगढ़। चंडीगढ़ हो गया आपका। दिल्ली, दिल्ली की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती, कवरत्ती। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह। राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। पांडिचेरी राजधानी पांडिचेरी। पुडुचेरी, पुडुचेरी। अब आप देखेंगे दादरा नगर हवेली और दमन दीव 26 जनवरी 2020 को दोनों को विलय कर दिया, दोनों केंद्र शासित राज्यों को विलय कर दिया गया, एक केंद्र शासित राज्य बना दिया गया दादरा नगर हवेली। उसकी राजधानी दमन, दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली। दादरा नगर हवेली की राजधानी जो है यह दमन है। क्या है? दमन। अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य आपके केंद्र शासित हो गए, क्योंकि दादरा नगर हवेली और दमन दीव को 26 जनवरी 2020 को उसका विलय कर दिया गया, एक केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। तो दादरा नगर हवेली की राजधानी जो हो गई वह दमन हो गई। तो इस तरह से जो है यह आपका 8 राज्य केंद्र शासित हो गए, क्योंकि इसमें परिवर्तन किया गया था, इसलिए हम इसको आपको बता दिए। अब आप देखेंगे भारत के राज्यों के नाम एवं राजधानी, तो उसको हम बता दे रहे हैं। अब आप देख लीजिए, जैसे भारत में 28 राज्य हैं,
पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, केरल है, गोवा है, इस और सिक्किम है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है, मेघालय है, त्रिपुरा है। ये सब भारत के 28 राज्य हो गए। ठीक है, अगले दिन हम आपको अगला लेक्चर देंगे। धन्यवाद।